हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ लड़का कक्षा 8 में पहली बार सीखता है ABCD। और कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक सबसे कम नंबर जिसमें हमको मिलता था वो थी अंग्रेजी। इसके अलावा देहात का रहने वाला ये लड़का कैसे अंग्रेजी में BSc किया, अंग्रेजी में MSc किया और अंग्रेजी में PhD किया और आज अमेरिका में आकर के जो है अंग्रेजी झाड़ रहा है। अंग्रेज के बच्चे क्या जाने, अंग्रेजी सीखे हम। तो आइए, हमने तो जो अंग्रेजी सीखी है उस अंग्रेजी को हम आपको ट्रिक थोड़ा बहुत बताने जा रहे हैं कि हमने कैसे सीखी और आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत हाईली डिमांडेड वीडियो। मेरे पास बहुत कमेंट आते थे कि आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने अंग्रेजी कैसे सीखी। कक्षा 8 में, कक्षा 6, 7, 8, जब मैं 8वीं में गया तो सबसे पहली बार मेरा मुलाकात हुआ इंग्लिश से। हालांकि कक्षा 6 के सिलेबस में था, लेकिन हम सब सेंट बोरियालिस में पढ़ते थे। सेंट बोरियालिस का मतलब जहां बोरा लेके जाओ और बोरा खोलो और बोरा पे दिन भर बैठे रहो, फिर बोरा गठियाओ, शाम को वही बैग में डालो, लेके चले आओ। बैग में और कुछ नहीं होती, न किताब, न कॉपी, न झोला झंडा, से मतलब नहीं है। सिर्फ एक रोटी होती थी और रोटी में लपेटा हुआ एक अचार, और इससे ज़्यादा हमसे कोई मतलब नहीं। जब मैं कक्षा 8 में गया तो पहली बार मेरी सामना हुआ कि अब चलो अंग्रेजी सीख ही लेते। तो मैंने पहली बार ABCD सीखा और उसी दौरान हमने जो है छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर दिए थे। राम कैसे लिखा जाता है, सोहन कैसे लिखा जाता है। मैंने अपना नाम रमेश लिखना सीखा कक्षा 8 में पहली बार। तो अंग्रेजी मैंने कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता था मुझे। सिर्फ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा बहुत अगर कोई मुझे पूछ रहा था वह जाता है तो ही गोज मुझे बता सकता हूँ, बस इतना ही आता था। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता था। कुल मिला जुला के बायोलॉजी थोड़ा बहुत आता था, वो भी क्लास 12th में, और फिजिक्स थोड़ा बहुत आता था, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आता था, वो भी क्लास 11 और 12th में। लेकिन अंग्रेजी एकदम पूरा एकदम क्या शून्य बटे सन्नाटा हो गया था। तो मुझे अंग्रेजी से बहुत नफरत सा हो गया था, क्योंकि अंग्रेजी में लिटरेचर पढ़ाए जाते थे। मैंने सोचा कि राम शिरोमणि जी तो ग्रामर बताए थे, यहाँ लिटरेचर बनाए कि साक्रेटिस की कहानी पढ़ना है तो उसको शेक्सपियर की कहानी सुनना है कि इट टू ब्रूट्स, बहुत हमको रटाया गया था। इट टू ब्रूट, अरे ब्रूट्स तुम भी, वगैरह वगैरह। लेकिन हमको अंग्रेजी एकदम नहीं समझ में आई। उसके बाद बारी आती है कक्षा 12 पास करने के बाद BSc की। जब मैं BSc में गया, BSc में मेरा एडमिशन हो गया। और आपको ये भी बता दो कि अंग्रेजी में मेरे सबसे कम नंबर होते थे कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक। हमेशा अंग्रेजी से मैं बहुत, मतलब हमारा 36 का आंकड़ा होता था। जब मैं BSc में गया तो BSc में सब लोगों को, मैं पहला बच्चा था जो अपने गाँव से कोई BSc कर रहा था। तो लोगों ने हमको बहुत डरा दिया था कि अरे वो BSc अंग्रेजी में होती है, हिंदी में रहता है, सब लोग समझ में आ जाता। BSc अगर अंग्रेजी में है तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, फेल हो जाओगे। सच में बहुत डर गया था, क्योंकि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सोच के कि अगर हम कुछ लोगों ने हमको सलाह दे रखा था अगर BSc पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। अंग्रेजी का बहुत बड़ा डर था। मुझे केमिस्ट्री से डर नहीं लग रहा था, मुझे मैथ से डर नहीं लग रहा था, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री से डर नहीं लग रहा था, मुझे बायोलॉजी और फिर बॉटनी से भी डर नहीं लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा था वो था अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को सामना करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक खरीदा भार्गव डिक्शनरी। भार्गव डिक्शनरी आप जानते हैं एक मिनी वाली आती है, एक मीडियम और एक बड़ी वाली। तो हमने सबसे छोटी जो पॉकेट डिक्शनरी आती है वो बनी लिया था। हमारा जो रूम पार्टनर था उसके पास मीडियम साइज वाली थी, तो हम मिला जुला के हमारा काम हो गया था उसी से। तो भार्गव डिक्शनरी लिया। भार्गव डिक्शनरी लेने के बाद जब मैं अंग्रेजी में BSc की किताबें पढ़ना शुरू किया तो जो जो अंग्रेजी के शब्द मिलते थे मुझे, उसके बाद हमने क्या लिया कि एक हमने बुक लिया इस तरीके से, रफ, जिसको रफ कॉपी लिया मैंने, नोटबुक जिसे बोलते हैं, नोटबुक बनाया। और ये देखिए हमारी बिटिया ABCD सीख रही है। और हम क्या बताएं कि इंडिया में हम सब थे तो ABCD सीख रहे थे, अमेरिकन बच्चे जो है आ ई उ ए आई ओ सीख रहे हैं। मतलब क्या ज़माना आ गया है। अच्छा, इसी चीज़ में हमने ये भी सीखा कि जो टीचर इनको पढ़ा रही है ना, काखा गाघा अंगा मिसिंग है। मैंने इसको पूछा कि अंगा क्यों नहीं पढ़ाती है, तो कहता नहीं अंगा तो कभी नहीं पढ़ा है, अंगा तो कभी नहीं पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने सिलेबस से अंगा को निकाल ही दिया और ईया भी निकाल दिया। चाचा जजा ईया भी निकाल दिया। चाचा जजा देखो झ तक पहुंची है, ईया तक नहीं पहुंची है। तो हमने, मुझे लगा कि जो है एक मोदी जी और योगी जी ये सब जो है सिलेबस हर एक चीज़ निकाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन सब ने अंगा और ईया दोनों निकाल दिया। उन्हें पता नहीं कि जो गाना लिखा इयो 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 जो गाना है वो इसी से लेके बना गया। अगर ईया निकाल देंगे तो फ्यूचर में इस तरह से गाना भी नहीं बनेगा। तो मैं क्या कर रहा था कि हाँ, जब अंग्रेजी मैंने सीखना शुरू किया तो क्या हुआ था कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अल्फ़ाबेट A, और जो भी जब मैं केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में जो भी चीज़ पढ़ता था, एग्रोनॉमी जैसे लिखना तो एग्रोनॉमी यहाँ लिख दिया। और फ्यूचर में A से कुछ पढ़ा तो इसी पेज पे लिख दिया। फ्यूचर में फिर A से कभी पढ़ा तो ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं पन्ना फाड़ देता था इस किनारे से और दूसरे पन्ने पे लिख देता था यहाँ पे B।
तो यहाँ पे लिख रहा था तभी, ताकि आपने देखा हो एक प्रकार का नोटबुक ऐसा आता है कि ABCDEF, जहाँ से पन्ना खोलो ऐसे करके खोल लो तो जेड वाला चाहो तो जेड वाला खुल जाएगा, यस वाला खोलो तो यस वाला खुल जाएगा। इस तरह से मैंने पूरी एक कॉपी बना रखी थी। तो जब भी मुझे कोई अल्फ़ाबेट जैसे जी से अगर कोई चीज़ आया तो जी वाला हमने यहाँ से पन्ना खोला, वहाँ पर लिख लिया। तो इस तरह से हमने एक जो है नोटबुक बना रखे थे। तो इस नोटबुक के सहारे से हमने, अब जानते हैं कि कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ने से वो चीज़ हमेशा याद हो जाती है। तो साइंस पढ़ने का एक फ़ायदा यही होता है। सो साइंस की जो अंग्रेजी होती है, जो आम बोलचाल की अंग्रेजी होती है, टोटली अलग होती है, टोटली अलग होती है। तो आम भाषा की जो अंग्रेजी होती है, जो न्यूज़ चैनल वाले या फिर मूवी वाले या इंटरव्यू देते हैं, वेल व्हेन आई वाज लिटिल देन आई विल गो, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ जाएगी, समझ में नहीं आएगी। मोटा मिला जुला के अंग्रेजी में कुछ समझ में आएगी। तो अभी जो क्रिकेट की कमेंट्री, 4 रन हिट टुगेदर इन इट, कॉल इट डाउन ऑन द फील्ड, कॉल इट डाउन ऑन द फील्ड, लॉन्ग ऑन एंड 6, कॉल इट डाउन ऑन द फील्ड, ये सब चीज़ बोलते हैं। तो आपको इसलिए समझ में आ जाती है क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसके आगे क्या। उसके बाद हमने जैसे MSc, पूरा इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए हमने MSc किया, फिर PhD किया। PhD के लिए मैं आपको बता दूं कि सारा चीज़ बोल भाषा सब हिंदी में ही होता है, लिखने वाला चीज़ अंग्रेजी में होता है। वैसे तैसे करके हम सब समझ जाते हैं कि हमको क्या लिखना है। जैसे कि जब मैं MSc में पहुंचा था, थोड़ा बहुत मेरे अंदर ऐसा पैदा सा हो गया था कि कोई भी चीज़ को हमें आसानी से हम समझ सकते हैं और उसको हम अपने तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को किसको का डिफिनीसन किया है, तो कभी हम किताबी वाला, हम आप उस समय तक किताबी वाला डिफिनीसन भूल चुके थे। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमको अंग्रेजी में हमको आज के डेट में बनाना हो, तो मैं जो बनाऊंगा वो पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेगा। तो वो मेरा अपना खुद का क्रिएशन होता है। इसलिए मास्टर डिग्री को मास्टर बोला जाता है कि आप मास्टर हो चुके हो, तो किसी चीज़ को डिफाइन आप अपने भाषा में कर सकते हो। उसी तरीके से जब आप PhD करते हो तो PhD के अंत में आपको एक पेपर लिखने होते हैं, आपका थीसिस लिखना होता है। थीसिस जो है काफ़ी मोटी होती है, 150-200 पन्ने की, वो लिखा जाता है। वो लिखने के लिए हम क्या करते थे कि इधर उधर कॉपी करके सेंटेंस को इधर उधर चेंज करके हम अपना किसी तरह से जीवन यापन कर लेते थे। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई कभी हमको। PhD में एक चीज़ और करना पड़ता है, वो प्रेजेंटेशन। जब भी प्रेजेंटेशन होता है आपको अंग्रेजी में बोलना होता है, तो वो भी एक प्रकार का मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइंस का जो लैंग्वेज होता है बहुत आसान होता है। जब मैं BSc में था तो हमारे गुरुजी ने 1-2 चीज़ें हमको बहुत अच्छे से सिखाया था। वो भी पहला नंबर था ड्यू टू, बिकॉज, बिगर देन, है ना, रादर देन, है ना। तो जैसे कि दिस इज बिगर देन दिस इज ड्यू, दिस इज हैपनिंग बिकॉज, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू, है ना। तो ये जो 4 लैंग्वेज, उन्होंने 4 चीज़ें हमको शब्द बताए थे। इसी शब्द को जोड़ जाड़ करके कि दिस इज बिगर देन स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर बिकॉज, वैसे करके आप जो है जोड़ना सीख सकते हैं। तो जो PhD में होता है, तो PhD में ज़्यादातर जब आप प्रेजेंटेशन करते हो अपने डाटा का, तो कोई भी चीज़ आपने रिसर्च किया, तो कोई चीज़ किसी भी कंडीशन में कोई चीज़ घटी है, कोई चीज़ बढ़ी है, कोई चीज़ चेंज नहीं हो, इसी चीज़ को बोलना होता है। तो व्हेन वी इंजेक्टेड दिस मेडिसिन टू द माउस एंड 4 out of 10 mice increase their blood level and 6 mice their blood levels goes down, है ना। तो अप डाउन, एंड दिस इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट, दिस इज स्टैटिकली नॉट सिग्निफिकेंट। तो मोटा मोटा जो मतलब होता है। इतना करने के बावजूद भी मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी। अंग्रेजी सीखने के लिए मैं थोड़ा सा लकी भी था। मेरा जो लक शुरू हुआ अंग्रेजी का, वो हुआ मेरी शादी से। मेरी शादी जब हुई एक ऐसी लड़की से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई थी, दहेज में लेके आई थी CD का एक बहुत बड़ा झोला अंग्रेजी का। उस CD था मेरा दूसरे लिए लकी। तो हमने 3 मूवी उसके साथ देखे। नंबर 1 सिक्स सेंस, नंबर 2 पैरासूट ऑफ हैप्पीनेस, नंबर 3 सरा क्या था, अ ब्यूटीफुल माइंड। ये तीनों मूवी हमने एक बार देखा, समझ में नहीं आया, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, कई बार देखा, तो हमको समझ में आने लगा। लकी नंबर 3, इन 3 मूवी की एक खास बात है कि ये जो अंग्रेजी की जो भाषा है बहुत स्लो है। आप तीनों मूवी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, आप जरूर देखें। वैसे भी बहुत अच्छी मूवी है, बहुत स्लो है। जैसे कि 8 मूवी होती थी इंडिया में, बहुत पहले बनती थी 8 मूवी, अब तो नहीं बनती है। तो स्लो मूवी, बहुत स्लो बात करते हैं। जब स्लो बात करते हैं तो आपको एक एक वर्ड समझ में आता है, उसमें सबटाइटल होता है तो और मदद मिल जाता है। मुझे नहीं लगता है कि उस समय सबटाइटल था भी, है ना गुड़िया? हाँ, तो उस समय उस CD में सबटाइटल नहीं था फिलहाल, तो स्लो था। स्लो में आपको मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आपको मेरे से हमसे बहुत लोग पूछते हैं आपने कैसे सीखा, मैं तो उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैंने मूवी से सीखा है। तो मूवी जब अब देखिएगा, चूज़ करते समय सावधानी दीजिएगा कि आप जितना स्लो मूवी हो, आराम से आपको वहाँ सीखने, आपका उद्देश्य है सीखना इंटरटेनमेंट के साथ,
तो ऐसी मूवीज चूज़ कीजिए जो स्लो। 3 मूवी मैंने आपको सजेस्ट किया, आप उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद बारी आती है अमेरिका आने की। तो अमेरिका आने के लिए क्या होता है कि जो भी फॉर्म साम भरने होते हैं जनरली, ज़्यादातर चूंकि मैं लकी था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, तो सारा फॉर्म हम उसी से मैं भरवाता था। वीज़ा का फॉर्म भरवाना है, पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरवाना है, इवन टुडे आज तक भी ग्रीन कार्ड, वाइट कार्ड, ब्लू कार्ड, पिंक कार्ड, जो भी फॉर्म भरवाना होता है सब उसी से मैं बोल देता हूँ, भैया तुम भर दे, ठीक है। और उसके बाद जब अमेरिका चले आए, तो जैसे अमेरिका आप चले आते हो ना, तो अगर आपको अंग्रेजी एक का एक शब्द भी नहीं आता है ना, तब समझ लो आप स्वर्ग में पहुंच गए। ठीक उसी तरीके से जैसे आप सोचो कि अगर अमेरिका का कोई बंदा अगर इंडिया में जाके नौकरी करने लगे और अगर हिंदी एक शब्द भी नहीं आता है, तो आप उसको बहुत इज्जत दोगे, बहुत प्यार दोगे कि बेचारे को उसको नहीं आ रहा था, हम उसको सलाह कर दी, ऐसे हेल्प कर देते हैं, वैसे हेल्प करते हैं। लेकिन जो बंदा इंडिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हिंदी जरा सा भी नहीं आता। उसी तरह से जैसे मैं अमेरिका आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंग्रेजी एकदम नहीं आती, तो आती है। तो इसलिए जो है अगर मैं इंडिया में रहता तो शायद मेरे लिए कठिन रहता कि भैया इसको अंग्रेजी नहीं आती, कैसे पीएचडी कर लिया अमेरिका में रह गया, कैसे इसको तो एक्सेंट भी नहीं पता है वगैरह वगैरह करके तो लोग हमसे लांछन और ताना मारते। लेकिन अमेरिका में मतलब बहुत अच्छा है, इस सब चीज़ को लेकर कभी कोई नहीं सुनता। यहाँ पे एक्सेंट की रही बात, अब बारी आती है एक्सेंट की। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक्सेंट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं है। उसका कारण यह है कि अमेरिका में जो है एक जो है क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ इमिग्रेशन बोलते हैं कि यहाँ पे पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे यहीं आके रहते हैं। जैसे अमेरिका में, जैसे इंडिया में जो है वहाँ पे हिंदी है, बंगाली है, साउथ अमेरिका उधर मलयाली है, उधर पंजाबी है, उर्दू है, कई भाषा एक साथ बोलते हैं, तो कई लोगों का एक्सेंट सबका अलग अलग होता है। उसी तरह से अमेरिका में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं सबका एक्सेंट अलग अलग है। आप खराब से खराब एक्सेंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको करेक्ट नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो मेक श्योर प्रोनाउंस करेक्टली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको खराब से खराब अंग्रेजी बोलिए, सिर्फ आपको ये जानना चाहिए आप जो बोल रहे हो वो आप समझ रहे हो इतना, और जो लोग सामने आपके बैठा है वो आपको समझ रहा है कि नहीं, बस यही 2 चीज़ें ध्यान देना होता है। लैंग्वेज का मतलब भी यही होता है। आप ये समझ लो कि जब लगान मूवी आई थी, लगान मूवी में जो थी ना वो अंग्रेजन आई, वो बॉल लेकर के, है ना, क्या नाम था वो गुड़िया उसका, लगान वाले हीरो का नाम भूल गया, वो बॉल लेके आई थी, ठीक है। तो वो लाल वाला बॉल निकाल के देती है, तो कुछ बोलती है, जब वो बोलती है तो उस समय तक गुड़िया लगान वाली मूवी में आमिर खान का क्या नाम था, ओके जो भी नाम रहा हो, तो जब मेरे गांव में वो सीडी चल रही थी वो मूवी लोगों ने देखा, लेकिन जो अंग्रेजी में जो अंग्रेजन ने बोला था वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, बल्कि उस समय उस गांव के बच्चों को समझ में आ गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि मेरी अंग्रेजी कितनी खराब होती थी। और तो और उसी लगान मूवी में तो एक अंग्रेजी में गाना भी था, और छोरी मैंने प्यार तुझी से है किया, के बाद अंग्रेजी में एक गाना गाया था। कभी उस अपने अंग्रेजी के गाने के शब्दों में क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में कभी नहीं आया, लेकिन जब वो अंग्रेजन जो है समुद्र किनारे ऐसे लेट करके गाती थी, ओ आई एम इन लव, आई एम इन लव, बस इतना ही समझ में आता था। ये गाना सुन करके मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बेचारी पे बड़ा ही दया आता था। वो सोचते थे कि हे आमिर खान, तुमसे तो 2 संभाल नहीं पाओगे, भले हमको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मैं उसको काश मैं उसको कुछ मदद कर पाता, प्लीज। तीसरा मैं सलाह दूंगा आपको कि आप अंग्रेजी लिखिए, खूब लिखिए। लिखने का मतलब आप शाम को जब आप सोने से पहले बेड पे जाते हैं तो जो मोबाइल लेके टिपिट टिपिट करते रहते हैं, मोबाइल को हटा करके एक इस तरह से पन्ना ले लीजिए। और ये पन्ना मैं देखिए हालांकि दूसरे काम से लाया हूँ लैब एट होम के लिए, लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे पन्ना ले लीजिए और इस पर लिखिए डियर डायरी, है ना। तो आज के दिन में आपने क्या क्या किया, व्हाट यू फील अबाउट, मतलब आपके अपने अंदर क्या कैसे बीता, किसी ने आपको गाली दिया, आपको गुस्सा आया, वो सब कुछ उसमें लिख दीजिए, ठीक है, पूरा लिख दीजिए। अब राइटिंग के चक्कर छोड़ दीजिए, ग्रामर भूल जाइए, आप इसको लिखिए, सिर्फ लिखिए 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 लिखिए। लिखने से आपके शब्द का जो है शब्दावली का जो है आपका वो मिलेगा, मतलब ज़्यादा शब्दावली आपके अंदर जो याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि ये जो लिखने वाला चीज़ होता है ये वाला साइंस भी नहीं होता है, आर्ट भी नहीं होता है, ये दरअसल में आम बोलचाल की भाषा वाले अंग्रेजी होती है। इसलिए आप लिखना मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा। और कुल मिला जुला के आज भी मतलब आप अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बोलना हो पढ़ना हो, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज सो फनी लैंग्वेज, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अंग्रेजी स्पेलिंग का मुझे अभी भी दिक्कत है, वो लेकिन ऐसे तैसे करके काम चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होता। आजकल तो ईमेल लिखो तो ईमेल में ही अपने आप ऑटो करेक्ट कर देता है ग्रामर के साथ। और कोई सलाह देना चाहो गुड़िया, तुम सलाह देना चाहोगे कुछ? न्यूज़पेपर, उससे मैं पूछ रहा था वीडियो बनाने से पहले, तो उसने भी यही बताया कि हमने जो है न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अंग्रेजी के अखबार आते थे, सबसे पहला छीना झपटी में कि पहला पेज मैं पढ़ूंगा, रंगीन वाला तुम पढ़ो, रंगीन वाला मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले जो है
न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी वो मिलता है, का नॉलेज मिलता है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि इतना लोग न्यूज़पेपर बहुत पॉपुलर रहा। अब जब से व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी आ गया, न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, तो आशा करता हूँ आपका वीडियो, आज का वीडियो देखने से आपको इतना सा जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को 3 लोगों को, ऐसे लोगों को भेज दीजिए जिनको अंग्रेजी बोलने और सीखने में डर लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।